गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, आज अपन सीए फाउंडेशन का जो बिजनेस लॉ वाला सेक्शन है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ चेंजेस हैं पिछले अटेम्प्ट के कंपेयर में। इस अटेम्प्ट में मैंने इसका एक वीडियो भी रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाला था, अगर आप लोगों ने देखा हो तो थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सिलेबस में है और क्या क्या नया ऐड हुआ है उसमें। ठीक है, तो बिजनेस लॉ जो है पहले दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, जैसा आपको पता है, एक तो बिजनेस लॉ और एक बीसीआर। बिजनेस लॉ 60 मार्क्स का हुआ करता था और बीसीआर 40 मार्क्स का। लेकिन अब पूरा का पूरा कौन सा पेपर हो गया आपका? बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ इज इंटायरली ऑफ 100 मार्क्स। बीसीआर का जो ऑप्शन था वो खत्म। ठीक है, सिर्फ एक ही पार्ट है बिजनेस लॉ के अंदर, दो पार्ट में डिवाइडेड नहीं है। अब बिजनेस लॉ के अंदर पहले 6 चैप्टर हुआ, 5 चैप्टर हुआ करते थे, अब 7 चैप्टर कर दिए गए। ठीक है, तो वन बाय वन अपन डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है वो है एक नया चैप्टर, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये चैप्टर बेसिकली सिर्फ ये बताता है कि कानून बनते कैसे हैं, कानून का जुरिडिक्शन कैसे होता है, कौन कौन से कोर्ट बने हुए हैं इंडिया के अंदर, कैसे कानून में किसी केस की सुनवाई होती है, इन सब चीज़ों को लेकर ये सब चीज़ें जो है वो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये कोई कानून नहीं है, ये कानून बनाने का जो तरीका होता है ना उसको डिफाइन करने वाला है। ठीक है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज नॉट एन एक्ट, वो एक कानून नहीं है, वो सिर्फ आपको एक बेसिक्स बता रखा है कि कैसे कानून बनाया जाता है, कैसे वो लागू किया जाता है। ठीक है, सेकंड जो चैप्टर है आपका वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखो पहले 6 यूनिट हुआ करती थी, यूनिट नंबर 1 2, यूनिट नंबर 6। क्या उनमें कोई चेंज है? क्या नहीं, वो 6 यूनिट वैसी की वैसी रहेगी। अब देखो 3 यूनिट ऐड कर दी गई है, यूनिट नंबर 7 टू यूनिट नंबर 9, ये तीन नई यूनिट ऐड की गई है। तीसरा जो आपका चैप्टर है वो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एसओजीएस, सेल ऑफ गुड्स एक्ट इसका पूरा नाम है। इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 4 तक सेम है ये, इट विल रिमेन सेम। चैप्टर नंबर 4 पार्टनरशिप एक्ट सेम है, यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 3 तक। उसके बाद अगर अपन बात करें तो चैप्टर नंबर 5 एलएलपी एक्ट, किसी भी तरीके से ले सकते हो आप, ये शायद 6 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 5 कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट सेम है दोनों, कोई चेंज नहीं है। और फिर लास्ट है चैप्टर नंबर 7 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये देखो ऐसे करके 7 चैप्टर्स में आपका 100 मार्क्स का चैप्टर डिवाइडेड है। जो चीजें नई ऐड हुई है, जो बच्चे पुरानी अटेम्प्ट से बैठे हैं उनको पता होना जरूरी है। ये देखो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये चीजें नहीं है सिर्फ, बस। तो अगर आपको बताओ तो पहले के कंपेयर में लो का सिलेबस आसान हो गया है, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट वैसा का वैसा है, एलएलपी वैसा का वैसा है, कंपनीज एक्ट वैसा का वैसा है, पार्टनरशिप एक्ट वैसा का वैसा है, तो सेम ये 4 चैप्टर, तो कुछ चेंज नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 3 यूनिट ऐड की गई है और एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट करके और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऐड करके 2 चैप्टर ऐड किए गए हैं। इसमें से भी इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है इट इज अबाउट बेसिक्स ऑफ लॉ, कि कानून बनते कैसे हैं उसके बारे में। ठीक है, तो अगर आप इस सिलेबस को कवर करना चाहो ना तो अब कंपेरेटिवली आसान हुआ है लो। तो पिछले वाले जो अटेम्प्ट था जहां पर आपको लॉ अलग से पढ़नी पड़ती थी, बीसीआर अलग से पढ़नी पड़ती थी, उसमें बीसीआर का तो ऑप्शन खत्म हो गया है। तो आपको एक तो वो मिस गाइड वाली चीज रहेगी नहीं कि बीसीआर में नंबर बन जाते, बीसीआर में नंबर बन जाएंगे, बीसीआर में नंबर बन जाएंगे। बिजनेस लॉ को लोग सीरियस लेते नहीं है बीसीआर की वजह से, और जब तक वो सीरियस लेते हैं तब तक बहुत लेट हो चुकी रहती है। तो इसीलिए अब आप लोगों को एक तो क्लियरिटी ये आ गई कि आपको सिर्फ बिजनेस लॉ की प्रिपरेशन करनी है, बीसीआर जैसा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, तो आप थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। क्लियर है? और ये जो 7 चैप्टर है ना, इनमें अगर आप चेक कर पा रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, क्योंकि इसमें 9 यूनिट्स है। तो अगर आप देखने के लिए इसको देखना चाहो तो एक चैप्टर है, और वो अगर वैसे काउंट करना चाहो तो 9 यूनिट है। तो अगर अपन वैसे चैप्टर्स काउंट करें तो चैप्टर 1 9 चैप्टर इसमें, 4 चैप्टर इसमें, 3 चैप्टर इसमें, एक चैप्टर ये, एक चैप्टर ये और एक चैप्टर ये। अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो 1 + 9 10, 14 17 18 90 एंड 20, तो 20 छोटे छोटे चैप्टर से मिलकर बना हुआ है ये। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ऑल दो सीए फाउंडेशन का सिलेबस 100 मार्क्स का है और सिर्फ बिजनेस लॉ है, तो कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं कि कम इंपॉर्टेंट है। जो जो छोड़कर गए थे ना एलएलपी फाउंडेशन के अभी वाले एग्जाम में,
छोड़कर मत जाना अब, ठीक है ना। अब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चैप्टर छोड़कर चले गए तो उसमें से क्वेश्चंस आएंगे नहीं आएंगे, कम मार्क्स के आएंगे, क्लियर है, समझ गए। तो बिजनेस लॉ का इंटायर 100 मार्क्स का सिलेबस जो है अपन कवर करेंगे इसके अंदर, 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, कंफर्म। चलो स्टार्ट करें, सिलेबस समझ में आ गया, सिंपल सा है, 7 चैप्टर्स है, उसमें 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें मल्टीपल यूनिट्स है, बाकी सब प्लेन चैप्टर्स है, क्लियर। तो अपन बेसिकली आज स्टार्ट कहां से करेंगे, अपन ये वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे आज, कॉन्ट्रैक्ट की यूनिट नंबर 7 to 9, क्लियर है। जो नई यूनिट ऐड हुई है वहां से मैं स्टार्ट करूंगा, उसके बाद अपन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ेंगे और फिर अपन इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक्ट पढ़ेंगे। जो भी नया पोर्शन ऐड किया गया है ना अपन पहले वो कवर करेंगे, क्लियर है। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसको क्या पता है क्या नहीं पता, जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनको तो मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता होगा ही, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट में यूनिट नंबर 7 to 9 जो है ना वो पहले इंटर में हुआ करता था, याद है मैं आप लोगों को पहले फाउंडेशन में जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाता था तो मैं बोलता था एजेंसी, बेलमेंट, प्लेज और गारंटी और इंडेमनिटी, इनके बारे में जब भी जिक्र होता था तो मैं आपको बोलता था ना अपन ये इंटर में पढ़ेंगे, इंटर में पढ़ेंगे, पहले इंटर में था ये, इंटर से इन तीनों यूनिट्स को शिफ्ट करके कहां पर ले आए हैं, फाउंडेशन में। तो अपन बेसिकली यूनिट नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 7 है इंडेमनिटी एंड गारंटी के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। आप सबके पास मॉड्यूल्स है क्या इंस्टीट्यूट के, आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, आ जाएंगे फिर तो, हो चुका आपका, तो आप रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो आइडिया होगा ही, कोई ऐसा है कि जिसको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बिल्कुल ही कुछ नहीं पता, सबका पढ़ा हुआ है ना कॉन्ट्रैक्ट, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा ही। तो ठीक है अपन फिर वैसी दिक्कत नहीं है, यूनिट नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं तो सीधा। तो देखो यूनिट नंबर 7 है किस चीज़ के बारे में, ये देखो आपके इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है उसका पीडीएफ है ये, यूनिट नंबर 7 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। इंडेमनिटी एंड गारंटी दो टॉपिक अपन इसमें कवर करेंगे। देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ये सब स्पेसिफिक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इनके लिए अलग से प्रोविजंस बने हुए हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल प्रोविजंस जो कॉन्ट्रैक्ट के अप्लाई होते हैं वो तो रहेंगे, जैसे कंपिटेंट टू पार्टी होनी चाहिए, ठीक है, कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, ये सब तो मस्ट है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, इंडेमनिटी का मतलब होता है टू कवर समवन फॉर हिज लॉस, किसी को उसके लॉस के लिए कवर करना। जैसे इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है भाई, आपको कवर करती है ना आपके होने वाले लॉस के लिए, आपकी तबीयत खराब हुई, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, बिल तो आपका बन रहा है लेकिन पे कौन कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी। इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी के अंदर क्या होता है कि एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को उसके होने वाले नुकसान से, उसको होने वाले नुकसान से बचाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले बोलते हैं कि अगर आपका एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट तो आपका हुआ है, गाड़ी का जो भी रिपेयरिंग का खर्चा होगा वो कौन देंगे, हम देंगे, समझ गए। तो किसी को लॉस हो रहा है, उस लॉस को कवर करने की कोशिश की जा रही है इंडेमनिटी के थ्रू। लेकिन जैसे मैंने बोला कि भले ही स्पेसिफिक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो लेकिन नॉर्मल प्रोविजंस तो सब पर अप्लाई होते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको प्रॉमिस किया कि जाओ जाकर सी की पिटाई कराओ, अगर कुछ भी हुआ तो मैं देख लूंगा, तो मैं आपको कवर कर रहा हूँ ना सी के आपके अगेंस्ट जो भी एक्शन होगा। अब आपने सी को पीट दिया, सी को पीट दिया, अब सी आपके खिलाफ केस फाइल कर रहा है और आप बोल रहे हो सर मुझे बचाओ, मैंने बोला मैं जानते ही नहीं तुम्हें, तो कोर्ट में क्या बोलोगे जाकर, आपके और मेरे बीच का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड क्यों नहीं है, क्योंकि उसका पर्पस क्या है, अनलॉफुल। किसी को पीटना मारना इस चीज के लिए अगर आप कवर करने की कोशिश कर रहे हो तो कवर नहीं कर पाओगे, समझ गए, समझ गए ना। जैसे मैंने बोला कि तू सी को पीट दे, बाद में अगर आपको कोई भी सजा होती है तो वो सजा मैं मेरे ऊपर ले लूंगा, तो मैं जाकर कोर्ट के सामने बोल रहा हूँ जज साहब इसकी कोई गलती नहीं है, मुझे दो जो सजा देनी है, जज दोनों को दे देगा लेकिन उसको तो नहीं छोड़ेगा जिसने पीटा है, समझ गए, बिकॉज दिस कैन नॉट बी कवर्ड। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जब अपन स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे नहीं तो आपको बेसिक्स के रूल्स भूलने नहीं है। आपको ये नहीं भूलना कि सर कंसिडरेशन नहीं होगा तो चलेगा क्या, कंसिडरेशन नहीं होगा तो क्यों चलेगा, नहीं चलेगा। अगर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो तो चलेगा क्या, क्यों चलेगा, नहीं चलेगा। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, फ्री कंसेंट चाहिए, ठीक है, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन चाहिए, दो पार्टी चाहिए, वो सारे जो एसेंशियल्स होते हैं ना किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, वो सब स्पेसिफिक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर भी अपन को मौजूद होने चाहिए, तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो बेसिक्स आपको क्लियर है ना, पहले मैं पूछ रहा हूं सबको,
याद है, दो पार्टी होनी चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, अदर फॉर्मेलिटीज पूरी होनी चाहिए, उसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, उसके अलावा लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड होना चाहिए। याद आया? कोई ऐसा पॉइंट है जो बिल्कुल ही क्लिक नहीं हो रहा हो तो मैं समझा देता हूँ। सबको याद है ना ये सारे बेसिक्स पॉइंट? तो ये सब तो होना ही चाहिए। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में एक पर्सन दूसरे पर्सन को लॉस से कवर कर रहा है, तो अगर आपका सवाल है तो सर किसी ऐसे पर्पस, ऐसे किसी लॉस से भी कवर कर सकता है क्या जो कि इलीगल हो? मेरा आंसर होगा नो। उनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड एब इनिशियो, क्योंकि वो अनलॉफुल पर्पस के लिए है। तो कहीं पर भी अपन ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि सर पहले वाले जो एसेंशियल्स थे वो यहाँ पर काम नहीं आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे, अनलेस देयर इज स्पेसिफिकली एग्जेम्पशन इज प्रोवाइडेड। कहीं पर अगर स्पेसिफिकली कोई एग्जेम्पशन दे रखी है तो बात अलग है, अदरवाइज जो पॉइंट अपने एप्लीकेबल होते हैं नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स में वो सारे पॉइंट प्लस जो स्पेसिफिक पॉइंट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कवर कर रखे हैं वो अप्लीकेबल होने के बाद आपके स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे। ठीक है, तो अपन इसको बुक से डिस्कस करते हैं। देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी आर द स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 124 to 147 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। इन एडिशन टू द स्पेसिफिक प्रोविजंस the general principles of the contracts are also applicable to such contract। ये वो बात बोल रहा है कि जो स्पेशल सेक्शंस है ना वो सेक्शन 124 से लेकर 147 तक किसको कवर करता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, इंडेमनिटी एंड गारंटी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो जनरल प्रिंसिपल्स है वो अप्लाई नहीं होंगे। जैसे सेक्शन 10 में अपन ने पढ़ा था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हु इज केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या वो अप्लाई नहीं होगा क्या? बिल्कुल अप्लाई होगा। क्या माइनर केपेबल है क्या? नहीं है। क्या डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ जो केपेबल होता है क्या? नहीं होता। क्या अनसाउंड माइंड केपेबल है क्या? नहीं है। क्लियर है? तो वो सब तो है ही, वो सब तो कवर नहीं होंगे। तो वो तो बेसिक प्रिंसिपल प्लस सेक्शन 124 से सेक्शन 147। क्लियर है? ये सब किस पर अप्लाई होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। आगे, even though both the contracts are modes of compensation based on similar principles, they differ considerably in several aspects। indemnity और गारंटी की बात कर रहे हैं, हालांकि कुछ चीजें इन दोनों में सिमिलर है इंडेमनिटी और गारंटी में, लेकिन फिर भी इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस है। अभी अपन इस बात की डेप्थ में नहीं जाएंगे, आगे इसी यूनिट के अंदर एक पॉइंट दे रखा है डिफरेंसेस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी। उस टाइम पर अपन को समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस होते हैं दोनों में, क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंसेस, वो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इन दिस यूनिट द लॉ रिलेटिंग टू इंडेमनिटी एंड गारंटी आर डिस्कस्ड इन डिटेल। अब इसने बताया कि इस यूनिट में अपन डिस्कस क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट अपना, पहला टॉपिक जो है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बड़ी सिंपल सी चीज है। अगर आपको कोई लॉस होने वाला है और मैं आपको उस लॉस से बचा लूं, तो अपने बीच में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जैसे इंश्योरेंस कंपनी आपको होने वाले नुकसान से आपको बचा लेती है। आपने फायर इंश्योरेंस करवा रखा था अपनी दुकान का, दुकान पे किसी कारण से आग लग गई, आग लगने की वजह से आपकी दुकान का सारा स्टॉक जल गया। अब लॉस आपका हुआ है, लेकिन आपको कवरेज कौन दे रहा है उसके अगेंस्ट? इंश्योरेंस कंपनी। तो आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। दो लोग होते हैं, एक तो वो जो कवर करता है, एक वो जिसको प्रोटेक्शन या कवर मिलता है। मैं अगर आपको बचा रहा हूं होने वाले लॉस से, तो मैं तो क्या हो गया? इंडेमनीफायर, और आप क्या हो गए? इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनीफाइड। समझ गए? दो पार्टी होती है ना कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे सेल के कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन होता है? सेलर और बायर। जो बेच रहा है, बेचने का एग्री कर रहा है वो तो सेलर, जो खरीद रहा है और खरीदने का एग्री कर रहा है वो बायर। तो इंश्योरेंस कंपनी में भी दो लोग होते हैं, नहीं होते? एक तो इंश्योरेंस कंपनी होती है और एक जिसने इंश्योरेंस लिए वो होता है। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको तो बोलते हैं इंडेमनीफायर। ठीक है, नाम है उसका इंडेमनीफायर। आप बोलोगे सर ये क्या होता है, ये क्या चीज है? ये कोई चीज नहीं है, इसका नाम है। जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, उसे बोलते हैं इंडेमनीफायर। और जिसे सिक्योरिटी मिलती है वो क्या कहलाता है? इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनीफाइड, दो नाम है उसके। ठीक है, तो आपको इससे समझने में आसानी होगी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या काम करता है, कैसे काम करता है, कौन कौन इसमें होते हैं, ठीक है, ये सब अपन को समझा रखा है। तो वन बाय वन अपन डिस्कस कर लेते हैं। द टर्म इंडेमनिटी means security against loss or to make the good the loss or to compensate the party who has suffered some loss। indemnity का मतलब बताया इसने। indemnity वर्ड का मतलब होता है या तो किसी को लॉस होने से बचाना, या किसी के लॉस का उसको कंपनसेशन देना, या किसी के लॉस को ठीक करके देना। इन तीन में से कोई एक चीज, समझ गए? वो इंडेमनिटी होती है। क्लियर?
आगे, द टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर पार्टी फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिजर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन. देखो मतलब क्या हुआ, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप ये चीज करो, अगर आपके कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार हूं. तो मैं दो चीजों के लिए प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर आपको कुछ भी हुआ या तो मेरी वजह से या किसी और की वजह से, तो दोनों चीजों को मैं कवर कर रहा हूं. क्लियरली बात समझ में आई? अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रॉमिस कर रहा है कि आपका जो भी नुकसान होगा वो मेरा है, मैं अपने ऊपर ले लूंगा, तो वो दो चीजों के अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. एक तो अगर उसकी खुद की वजह से नुकसान हो गया तो, प्रोमिजर की खुद की वजह से अगर नुकसान हो गया तो, और दूसरा किसी और पर्सन की वजह से. समझ गए? क्लियर है? तो दोनों तरीके की प्रोटेक्शन कवर है इसके अंदर, खुद की वजह से होने वाला भी और किसी और की. खुद की वजह से किसकी वजह से? प्रोमिजर, मतलब जैसे इंश्योरेंस कंपनी ने आपको प्रॉमिस किया है कि अगर आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो हम पैसे देंगे. अब गाड़ी का एक्सीडेंट किसी और से हो गया तो भी आपको वो पैसे देंगे, और इंश्योरेंस कंपनी का कोई एजेंट चला रहा था, उसी ने आपकी गाड़ी ठोक दी तो भी मिलेगा. प्रोमिजर से गलती हो गई या किसी और पर्सन से गलती हो गई, उस वजह से प्रोमिजी को लॉस हो गया, तो प्रोमिजी का वो लॉस कौन कवर करेगा? प्रोमिजर. अच्छा, प्रोमिजर प्रोमिजी तो क्लियर है ना? जो पर्सन प्रॉमिस करता है वो तो प्रोमिजर कहलाता है, और जिससे प्रॉमिस किया जाता है वो प्रोमिजी. जैसे मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप मुझे फीस दो, मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना, जरूरी है ना. तो अब मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, तो यहां पर मैं कौन हूं? प्रोमिसर. और आप कौन हो? प्रोमिसी. इसको रिवर्स भी कर सकते हैं अपन. आपने प्रॉमिस किया कि सर हम आपको फीस देंगे, आप हमें पढ़ाओ, तो फिर प्रोमिसर कौन है? आप. और मैं कौन हूं? प्रोमिसी. समझ में आ गया किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपन कंसीडर कर रहे हैं ना? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर इंश्योरेंस कंपनी ने प्रॉमिस किया है आपको कि अगर आपकी कार को कुछ भी नुकसान होता है तो हम उस कार को होने वाले डैमेज का पेमेंट हम करेंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी प्रोमिसर हो गए और आप प्रोमिसी. अब अगर आपकी गाड़ी को नुकसान इंश्योरेंस कंपनी की वजह से हुआ है या किसी और व्यक्ति की वजह से हुआ है, दोनों ही केसेस इंडेमनिटी में कवर किए जाएंगे. क्लियर? आगे चलते, इसका एक एग्जांपल दे दिया अपन को. Mr. X contracts with the government to return to India after completing his studies, which were funded by the government at University of Cambridge, and to serve the government for a period of 5 years. If Mr. X fails to return to India, he will have to reimburse the government. It is a contract of indemnity. Mr. X है, उसने इंडियन गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेज दो 5 साल के लिए, उसका पैसा दे दो, मैं रिटर्न आके इंडियन गवर्नमेंट के लिए जॉब करूंगा. तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, बढ़िया आदमी है, इसको ट्रेनिंग देंगे तो इंडिया के काम ही आएगा. तो गवर्नमेंट ने उसको 5 साल का जो भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो भी उसका ट्रेनिंग वगैरह प्रोग्राम वगैरह पढ़ाई वगैरह होती है उसके लिए फंडिंग की, फंडिंग का मतलब खर्चा दिया एक तरीके से. अब उसकी जिम्मे उसका प्रॉमिस क्या था? इंडिया में वापस आकर इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करना. अब अगर वो नहीं आया, खुद की गलती की वजह से नहीं आया, तो भी उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा गवर्नमेंट को. किसी और की रीजन की वजह से नहीं आया तो भी कंपनसेशन देना पड़ेगा. समझ गए? तो प्रोमिजर अगर खुद नहीं आया तो प्रोमिजर की खुद की गलती होगी ना, तो आपने क्या कर दिया? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई कर दिया, तो उसे वो डैमेजेस पे करना पड़ेगा. क्लियर? अब देखो पार्टीज कौन कौन होती है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है. द पार्टी हु प्रोमिसेस टू इंडेमनीफाई और सेव द अदर पार्टी फ्रॉम द लॉस इज इंडेमनीफायर. जो व्यक्ति प्रॉमिस कर रहा है कि कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, वो गाना नहीं सुना हमने, सब कुछ ही जला देंगे अगर तुझे हो गया कुछ, वो यही है, इसी के लिए बनाया होगा ना, वो इंडेमनिटी है. इंश्योरेंस दे रहा है रणबीर कपूर अनिल कपूर को, अगर तुझे हो गया कुछ सारी दुनिया जला देंगे, ऐसे मतलब खुद हाई लेवल का इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है वो, सारी दुनिया के पीछे हो गया वो तो, है ना. थोड़ा लो लेवल पर ले आता है, अगर तुझे कुछ हो गया तो हम बचा लेंगे, ऐसे वाला है. ठीक है, तो वो चीज है जो बचाने का प्रॉमिस कर रहा है, दैट पर्सन इज कॉल्ड इंडेमनीफायर. और जिसे प्रॉमिस किया जा रहा है, मतलब जिसको सिक्योरिटी दी जा रही है, वो क्या कहलाएगा? इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर. दो नाम है इसके. अब देखो जहां पर भी मल्टीपल नेम्स आएंगे ना, यू हैव टू रिमाइंड ईच एंड एवरी नेम. मल्टीपल नेम्स को सबको याद करना पड़ेगा. अच्छा एक चीज बताओ, आप में लगभग सब बच्चों का सेकंड ग्रुप है, सेकंड अटेम्प्ट है मतलब, है ना, बेयरिंग 4-5 बच्चे जो यहाँ पर बैठे ने उनको छोड़कर, आपके किस सब्जेक्ट की वजह से आप फेल हुए थे? ये इंपॉर्टेंट है पूछना. पीछे से चालू करते हैं. लोअर मैथ, लोअर अकाउंट्स, पीछे पीछे, लोअर मैथ. अभी सॉरी फ्रेश अटेम्प्ट है यार. हाँ, फ्रेश है मैथ, लोअर इको, फ्रेश मैथ्स, लो मैथ.
फ्रेश फ्रेश देखो, लो या मैथ, लो एंड मैथ, लो मैथ, चार ही है ना। अकाउंट्स कोई रैली किसी का निकला है, या फिर बाकी कोई सब्जेक्ट किसी का रैली, इको तो किसी का नहीं है ना। तो लो या मैथ्स के अंदर ज्यादातर बच्चे फेल होते हैं। मैथ्स का तो देखो रीजन अलग है, क्योंकि मैथ्स का पेपर ऐसा है जो डिफिकल्ट भी आ सकता है, और मैथ्स ऐसा है कि किसी किसी के समझ में नहीं आ रहा होता है, तो या फिर क्लासेस मिस हो जाती है तो हो जाता है। लो के पीछे जो फेल होने के कारण है ना, उसके ऊपर अपन एक डिस्कशन करेंगे कल, ठीक है ना। तब मैं कल आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें आपको इंप्रूव करनी चाहिए जिससे आप लो में फेल होने से बच सकते हो, और क्या क्या गलतियां रही होगी उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे अपन। बीसीआर तो अब है ही नहीं, तो अपन को उसको तो भूल ही जाना है। लो को कैसे इंप्रूव करना है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कल, क्लियर है ना। अभी आगे पढ़ लेते हैं इसको, अभी तो टाइम है, अभी थोड़ी छोड़ रहा हूँ मैं। बोले सर हो गई क्लास, अरे वाह, ऐसे नहीं है भाई, 25 मिनट और है भी तो ये दोनों बात समझ में आ गई क्या। पार्टीज का नाम समझ में आ गया। देखो पार्टीज का नाम याद आना बहुत जरूरी है। अगर एग्जाम में लिखा हुआ है इंडेमनीफायर प्रोमिसेस और आपको ये नहीं पता इंडेमनीफायर होता कौन है, तो आप साइड वाले से ये नहीं पूछ रहे इसका आंसर क्या होगा, आप भी पूछ रहे हो इंडेमनीफायर कौन आ गया ये, समझ रहे हो। और साइड वाला अलग ही लेवल का है, वो फूक कर बैठा है, वो आपको कुछ और ही समझा रहा है। इंडेमनीफायर का मतलब ऐसा मतलब समझा दिया आपको, 3 दिन तक समझ नहीं आ रहा है ना। अगले पेपर में भी आप इंडेमनीफायर ही ढूंढ रहे हो कौन है ये। तो ये मीनिंग्स याद रखना बहुत जरूरी है, और मल्टीपल नेम्स जहां जाएंगे ना, वो मल्टीपल नेम्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने एक नाम याद किया और किसी दूसरे नाम से एग्जाम में आ गया, तो फिर क्या होगा, आपको लगेगा पढ़ाया ही नहीं है, हमें धोखा हुआ है हमारे साथ, है ना। इसलिए याद रखो। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, सभी पढ़ते एक साथ, आप लोग भी पढ़ो मैं भी पढ़ता हूँ, साथ साथ पढ़ो सब। मतलब आप लोग साथ साथ पढ़ो, मैं पढ़ नहीं रहा, मतलब मैं अपने हिसाब से पढ़ रहा हूँ, आप अपने हिसाब से पढ़ो, अपने अपना देखो भाई, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, समझ में आई क्या कहानी। अब बताओ किसको किसको समझ में आया ये क्या है। कितने लोग नींद से उठ चुके हैं ये बताओ पहले तो, जाग रहे हो क्या। वो उधर सो गई, आप, अच्छा मुझे लगा सो गई। हाँ भाई देखो क्या हुआ है, सी ने बी को एडवांस दिया है, ठीक है, सी ने बी को एडवांस दिया है, और ए ने सी को बोला है कि अगर अगर तुम्हें इस एडवांस देने की वजह से कोई भी लॉस हो जाता है तो तुम मुझसे रिकवर कर लेना। तो ये प्रोटेक्शन दे रहा है सी को। सी के अगर बैड डेट्स होती है बी की वजह से, तो उस बैड डेट्स को कौन रिकवर करके देगा, ए। अब सी ने बी को जो एडवांस दिया वो बी ने नक को चुकाया, चुकाया नहीं, मतलब बी ने बोला "भाई, खाने के पैसे ही नहीं है ना, 5,000 रुपये कहाँ से लाऊं"। तो अब सी बी से रिकवर नहीं कर पाया, तो सी के पास क्या है, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन गिवन बाय द ए। तो सी किससे रिकवर कर सकता है, ए से, ये है। तो इंडेमनिटी है, क्या इंडेमनिटी है, ए इज इंडेमनीफाइंग सी फॉर द लॉस कॉज ड्यू टू बैड डेट्स, ठीक है। समझ में आ गया, ये प्रोटेक्शन हो गया, क्लियर। समझ में आया कि अब तो एग्जांपल, अब तीसरा और पढ़ो, खुद खुद पढ़ो फिर मैं समझाऊंगा। पढ़ लिया क्या, बताओ समझ में आई क्या बात, क्या हुआ है। पड़ोसी है दोनों, और दोनों की दीवार एक ही है। अब एक्स के घर घर पर एक बड़ा सा पेड़ है, और वो धीरे धीरे पेड़ बड़ा होते होते वाई के घर की तरफ झुकने लगा है ना। प्रॉपर्टी कवर कर हो रहा है वो वाई की। तो अब वो वाई बोल रहा है कि ये ना ज्यादा बढ़ रहा है पेड़, अगर ये मेरे घर की तरफ आया और नुकसान हो गया तो एक्स ने बोला कि अगर ऐसा हुआ तो मैं डेमेजेस पे कर दूंगा। अब एक्स का पेड़ है ना, एक्स के घर का जो पेड़ है वो बड़ा होते होते वाई के घर की तरफ चला गया, और उसका जो फेंस होता है उसको क्या कर दिया, डैमेज। तो उसको फेंस को रिपेयर करवा के देने की जिम्मेदारी है, रिपेयरिंग का पैसा देने की जिम्मेदारी किसकी, अब एक्स की। क्योंकि एक्स ने इंडेमनीफाई किया था ना वाई को, तो एक्स तो कौन हो गया, इंडेमनीफायर।
और वाई कौन हो गया, इंडेमनिटी होल्डर। समझ में आ रही है क्या कहानी? चलो वेरी गुड, समझ में आ रही है तो आगे देखो। However, the above definition of indemnity restrict the scope of contract of indemnity as much as it covers only the loss caused by the conduct of the promisor himself or the conduct of any other person. Thus, loss occasioned by an accident not caused by any person or an act of God or natural event is not covered. अगर कोई एक्सीडेंटल हो गया कोई चीज, किसी की गलती नहीं है, गलती किसी की नहीं है, या कोई ऐसी गलती है जो सिर्फ भगवान से हो सकती है, जैसे तूफान आ गया, भूकंप आ गया, ठीक है, बिजली गिर गई, इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि प्रोमिजर ने खुद ने भी नहीं किया है और किसी और व्यक्ति ने भी किया है। जैसे बिजली आकर पड़ गई तो आपने इंश्योरेंस ले रही थी, आप इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, बिजली गिर गई, तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि हमने गिराई है, बोले नहीं। बोले किसी और आदमी ने गिराई, बोले नहीं। बोले किसने गिराई, भगवान ने। भगवान की द्वारा की गई लीलाओं का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। वो मूवी देखिए क्या, ओ माई गॉड, पहली वाली, उसमें यही तो दिक्कत थी, उसकी दुकान गिरी थी भूकंप से, और भूकंप को इंसान ला नहीं सकता। इंश्योरेंस कवर थी इंसानों के द्वारा की गई गलतियों के लिए, कि अगर कोई इंसान ने गिरा दी, या फिर अपने आप कच्ची होने की वजह से गिर गई, या फिर उसकी खुद की गलती से गिर गई इंश्योरेंस कंपनी की, तब कवर कर रखा था। यहाँ पर किसकी गलती है, एक्ट ऑफ गॉड, तो ये कवर नहीं होगा। इंडेमनिटी डज नॉट कवर द एक्ट ऑफ गॉड। ठीक है, आगे, इन केस ऑफ गजानन मोहरेश्वर वर्सेस मोहरेश्वर मदन, देखना क्या हुआ है। Decision is taken on the basis of English law. As per English law, indemnity means promise to save another harmless from the loss. Here it covers every loss whether due to negligence of promise or by natural calamity or by accident. अब देखो इंग्लिश लॉ जो है ना इस बारे में, वो दोनों चीजें कवर करता है। वो पर्सन्स की वजह से होने वाली लॉस को भी कवर करता है, एक्सीडेंटल लॉसेस को भी कवर करता है, और नेचुरल कैलेमिटी को भी कवर करता है। तो ये वाला जो केस लॉ है 1942 का था, तब तक इंग्लिश लॉ अप्लीकेबल था इंडिया में। अभी भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है 1872 का, लेकिन चेंजेस तो होते हैं ना टाइम टू टाइम। तो तब ये इंग्लिश, इस केस लॉ के अंदर फैसला इंग्लिश लॉ के हिसाब से दिया गया था, और उसके मुताबिक जो भी नेचुरल कैलेमिटी है या फिर जो भी एक्सीडेंटल लॉसेस है उनको भी कवर किया गया था। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया क्या? अब देखो दूसरा है मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी दो तरीके से हो सकता है, एक तो एक्सप्रेस और एक इम्प्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब तो होता है जहां पर आप लोगों ने मिलकर डिसाइड किया हो कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को कवर करेगा, और इंडेमनिटी का मतलब जहां पर कोर्स ऑफ कंडक्ट से लग रहा है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को इंडेमनिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जैसे कोचिंग सेंटर है, आप यहाँ पर आए हो, यहाँ पर अगर कुछ भी होता है तो आपको बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी, मतलब सिर्फ मेरी नहीं यार, ऐसे मेरे ऊपर ही खाली, अगर मैं यहाँ पर हुआ नहीं तो उस टाइम पे बोलो सर को बुलाओ, है ना, सबकी, मतलब जितने भी टीचर्स है, जो भी मैनेजमेंट है, उसकी जिम्मेदारी है। तो ये इम्प्लाइड है, अगर नहीं भी बात की गई तो भी ऐसा है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात? हाँ, ये चीज है। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट एंड मस्ट फुलफिल द ऑल द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये मैंने पढ़ाया नहीं, वही है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड के बारे में बोल रहा है। अगर आपस में डिसाइड किया तब तो एक्सप्रेस होता है, और कोड ऑफ कंडक्ट से या फिर नेचुरली वो स्टेबलाइज हो रहा है तो इम्प्लाइड होता है। समझ गए? जैसे यहाँ पर आप लोग पढ़ने आए हो, अगर कल को यहाँ पर आपको कुछ भी हो जाता है तो जिम्मेदारी हमारी है, जबकि हमने कोई जिम्मेदारी ली नहीं है, कोई कहीं पर लिखा नहीं है कि हमारी जिम्मेदारी होगी, फिर भी वो ऑटोमेटिकली मानी जाएगी। कोई कुछ कर मत लेना, ठीक है ना। बोलो सर की जिम्मेदारी, जानबूझ के सिर दीवार के भी डालिए, बोले आओ सर अब चलो थाने। यहाँ पर हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, पढ़ो एक बार। एसेंशियल्स की बात की, देखो इसने यहाँ पर जितने भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स होते हैं ना, वो सारे होनी चाहिए इसमें। तो चौथा वाला एग्जाम्पल देखो, फोर्थ वाला। A asked B to beat C, promising to indemnify him against the consequences. The promise of A cannot be enforced. Suppose B beats C is fined ₹1,000. B cannot claim this amount from A because the object of the agreement is unlawful. ठीक है, वो बोलते ना, ये तो बोल देगा कुएं में पड़ जा तो पड़ जाएगा क्या, कोर्ट ये वाली दलील देगा। अगर A के बोलने पर B ने C को मारा और B के ऊपर 1,000 रुपये का फाइन लग गया, B ने इसे मांगा, इन्हें मना कर दिया, अब B ने के खिलाफ केस फाइल कर दिया। पहली बात तो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड है, बिन इश्यू है, तो केस डिसमिस कर देगा कोर्ट। फिर भी अगर कोर्ट ने बोला चलो सुनते हैं, आज थोड़ा तमाशा देखते हैं, तो वो बी को क्या बोलेगा, बोले तूने ए के बोलने पर मारा क्यों सी को, बोले इसने बोला था, तो बोले ये तो बोलेगा कुएं में कूद जाओ, तो कूद जाएगा क्या, केस डिसमिस, है ना, ऐसे होगा। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये अनलॉफुल पर्पस के लिए, अभी अपन ने पढ़ा था शुरू में, मैंने आपको समझाई थी ये बात कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट हो, एसेंशियल्स आपको कवर करके चलने
पढ़ेंगे। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए है तो वॉइड एब इनिशियो है। बी कैन नॉट रिकवर 1000 रुपीज फ्रॉम ए, कानूनन रूप से तो नहीं कर सकता, जैसे उसने सी को मारा वैसे बी ए को मार के ले जाए तो बात अलग है, समझ, वो तो अलग चीज है। देखो वो तो कुछ भी हो सकता है फिर गैर कानूनी, तो कानूनन रूप से कवर नहीं कर सकता बिकॉज इट वॉज वॉइड एब इनिशियो। क्लियर। A contract of fire insurance or marine insurance is always contract of indemnity, but there is no contract of indemnity in case of contract of life insurance। ये देखो कारण क्या है इसका, मरीन या फिर फायर इंश्योरेंस के केस में आपके घर का नुकसान हो सकता है, आपकी दुकान का नुकसान हो सकता है, आपकी गुड्स का नुकसान हो सकता है, वो कवर किया जा सकता है। लेकिन किसी की लाइफ चले जाने को आप कवर कर सकते हो क्या कभी? बोले ये एक घर में बूढ़े हैं, ये कोई 10-1 लाख के होंगे, अगर ये चाहेंगे तो 10 लाख रुपए आएंगे, इस तरीके से आप माप सकते हो क्या? नहीं ना, नहीं माप सकते ना। एक मजाक के लिए बता रहा हूँ, हमारे ना पहले एक काम किया करते थे शॉप पर एक पर्सन, तो उनको क्या होता था, जब भी मार्केट के अंदर कोई बुड्ढा दिखता था ना तो उनको लगता था ये बुड्ढा नहीं, एक छुट्टी है, किसी दिन ये जाएगा और उस दिन मार्केट बंद होएगा और छुट्टी मिलेगी। तो ऐसे किसी को जाते थे तो वो देख 2 छुट्टी जा रही, 2 जन बुड्ढे जा रहे थे तुमको देखकर बोल रहे हैं। तो वैसे ऐसे आप नाप सकते हो, ऐसे वो छुट्टी नाप रहे हैं 1 2 3, है ना, वैसे आप नाप सकते हो कि कोई घर में बैठा हो, ये मतलब ये 25-1 लाख का तो होगा ही। आपको लाइफ इंश्योरेंस मिलती है, मैं मना नहीं कर रहा कि नहीं मिलती, किसी की डेथ पर अगर लाइफ इंश्योरेंस ले रखी हो तो आपको लाइफ इंश्योरेंस के पैसे मिलते हैं, लेकिन इज इट इक्विवेलेंट टू दैट पर्सन? नो, दैट कैन नॉट बी। उस हो सकता है वो आदमी ढेलेगा ही नहीं हो, और हो सकता है वो आदमी बहुत कीमती हो, है ना, वो अगर नहीं मरता तो आप ही मारने वाले थे उसको, ऐसा भी हो सकता है, इतना दुखी कर रखा था आपको, और ऐसा भी हो सकता है कि उसके जाने का कभी कोई रिकवरी हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस को ना आप ये नहीं बोल सकते किसी का लॉस, इंश्योरेंस कंपनी वाले थोड़ी बोल सकते हैं अगर आपका बंदा मरा तो हम आपको एक बंदा दे देंगे, नहीं ना भाई। गुड्स का नुकसान हुआ तो गुड्स की तो वैल्यू होती है, जैसे 10 लाख रुपए का गुड्स था, 10 लाख रुपए के गुड्स का नुकसान हो गया, मिल गया, गाड़ी डैमेज हो गई, गाड़ी को ठीक कराने के रुपए लग गए, 5 लाख रुपए तो मिल गए, वो तो है वैल्यूएबल, लेकिन लाइफ थोड़ी वैल्यूएबल है। इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस कैन नॉट बी ए पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बिकॉज इट कैन नॉट रिकवर द लॉस ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन शूड। अब देखो इसका मतलब क्या, सीधा ही दे दिया, मतलब समझाता हूं मैं इसको। देखो राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन शूड, क्या मतलब होगा इसका, इंडेमनिटी होल्डर को अगर के ऊपर अगर केस कर दिया गया है किसी के द्वारा, तो इंडेमनिटी होल्डर जो है उसको इंडेमनीफायर से क्या प्रोटेक्शन मिल सकता है वो बता रखा है। द प्रोमिस इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटीज इंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रोमिस और इंडेमनीफायर all the damages which he may compel to pay in any suit, all the cost we have may compel to pay in bringing up defending the suit, and all the sums which he may have paid under the terms of any compromise of the suit। अब देखो बहुत सिंपली कवर कर रखा है इसने। अगर मान लो, एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, मान लो आपने ले रखा है कार इंश्योरेंस, ठीक है, अब आप गाड़ी चला रहे थे, किसी पर्सन की गाड़ी आपकी गाड़ी से आके टकरा गई, ठीक है, अब अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम करना है और इंश्योरेंस कंपनी आपको बोल रही है कि जिस पर्सन की गलती से गाड़ी आके टकरा के लगी है ना उसके ऊपर केस फाइल करो, या उस पर्सन ने आपके ऊपर केस फाइल कर दिया और आप डिफेंड कर रहे हो, तो दोनों केसेस में जो है ना, केस फाइल करने के या केस डिफेंड करने के, अगर आपने किसकी परमिशन के साथ वो केस फाइल किया है, डिफेंड किया है, इंश्योरेंस कंपनी, तो इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको ये सारे खर्चे दे। कौन कौन से खर्चे? पहला, जितने भी आपके डैमेजेस हुए हैं वो केस फाइल करने के लिए, दूसरा जो भी कॉस्ट वगैरह आपकी लगी है वो, और तीसरा जितना भी सम आपको पे करना पड़ा है वो। तो सारा जो आपका नुकसान है वो, कॉस्ट जो भी लगी है केस को फाइल करने या केस को डिफेंड करने के लिए वो, और जो भी आपको उस केस हारने के ऊपर कंपनसेशन देना पड़ा है वो, ये सारे के सारे आप किससे रिकवर कर सकते हो? इंडेमनीफायर से। क्लियर है? समझ में आ गया? क्लियर है क्या? एकदम सिंपल। अगर आप एग्जांपल ले लो ना, कार इंश्योरेंस का होता है ना, कार इंश्योरेंस में इंश्योरेंस कंपनी बोलती है केस करो सामने वाले पर, तो इंश्योरेंस कंपनी के बोलने पर आपने केस किया और अगर आप केस हार गए तो आपके तो कॉस्ट तो लगी है ना केस लड़ने की, वकील पैसे नहीं लेता क्या? कोर्ट की फीस नहीं लगती क्या? आने जाने का खर्चा नहीं लगता क्या? वो तो लगेगा ही। तो वो सब आप किससे रिकवर कर सकते हो? इंडेमनीफायर। इंश्योरेंस कंपनी में सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं, आप टर्म हमेशा इंडेमनीफायर यूज करो। कोई भी केस डिफेंड करने, मतलब सामने वाले ने केस कर दिया और आप उसको डिफेंड कर रहे हो, या कोई भी केस खुद करने के लिए, अगर आपका कोई भी कॉस्ट लगता है वो,
आपका जो भी डैमेजेस लगता है वो, और अगर आप मान लो कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज का मतलब समझते हो क्या, सेटलमेंट, बाहर की बाहर, उसमें जो भी पैसे लगते हैं, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर दो लोगों की गाड़ियां टकरा गई और दोनों की गलती है, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया, उनकी इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लो, तो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी पैसे तो देने पड़ते हैं ना, वो कॉम्प्रोमाइज के लिए जो पैसा देना पड़ा वो आप किससे रिकवर कर सकते हो, इंडेमनीफायर से। क्लियर है, समझ में आ गया, ये सेक्शन 125 है। आगे देखो, व्हेन डज द लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर कमिंस, अब इंडेमनीफायर की लायबिलिटी कब आएगी, सीधी सी बात है, जब लायबिलिटी सर्टेन हो जाएगी ना तब आएगी। पढ़ लेते इसको। Although the Indian Contract 1872 is silent on the time of commencement of liability of indemnifier, however, on the basis of judicial pronouncement, it can be stated that the liability of indemnifier commences as soon as the liability of the indemnity holder becomes absolute and certain. इसको highlight कर लो, liability of the indemnity holder becomes absolute and certain, बस इतना ही काम का है। जब क्लियर हो जाएगा ना कितनी लाइबिलिटी है, तब जाकर किसकी किसकी जिम्मेदारी आ जाती है, इंडेमनीफायर की। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर, आपकी तबीयत खराब है और आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो, आपने इंश्योरेंस ले रखी है हेल्थ की, वो हेल्थ इंश्योरेंस कब पे करी जाएगी कंपनी के द्वारा, जब सर्टेन हो जाएगा कि कितना पेमेंट करना है। आप 7 दिन तक हॉस्पिटल में थे, 7वें दिन आप डिस्चार्ज ले रहे हो, डिस्चार्ज के वक्त आपका बिल बना है 1,15,520 रुपए का। अब वो जब वो सर्टेन हो गया ना, तब जाकर किसके द्वारा पेमेंट आएगा, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा पेमेंट आएगा। ठीक है, तो लाइबिलिटी कब अराइज होती है, जब वो सर्टेन हो और एब्सोल्यूट हो। समझ गए कि एब्सोल्यूट का मतलब होगी, देनी पड़ेगी, अब वो सर्टेन का मतलब फिक्स कितनी है, तभी लाइबिलिटी अराइज होती। किसकी लाइबिलिटी, इंडेमनीफायर। इंडेमनीफायर कौन है, इंश्योरेंस नहीं, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, बस इतना बोलो, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला। और इंडेमनिटी होल्डर कौन होता है, जिसको सिक्योरिटी दी गई है। क्लियर, आगे चलते, एग्जाम्पल देख लो। ए प्रोमिसेस, सॉरी, ए प्रोमिसेस, अरे क्या हो गया, ओहो, कुछ तो गड़बड़ है। दया, दया को बुलाओ भाई, दया ही नहीं रही है कब से, जेठालाल वेट कर रहा है। ए प्रोमिसेस टू कंपनसेट टैक्स फॉर एनी लॉस दैट ही मे सफर बाय फाइलिंग ए सूट अगेंस्ट वाई, द कोर्ट ऑर्डर्स एक्स टू पे वाई डेमेजेस ऑफ रुपीज 10,000। अब देखो क्या हुआ, ए ने प्रोमिस किया है वाई एक्स को, तो ए कौन हो गया, इंडेमनीफायर, और प्रोमिस किसको किया है, एक्स को, तो एक्स कौन हो गया, इंडेमनिटी होल्डर है। फायर कैसे हुआ, इंडेमनीफाइड क्या, हाँ इंडेमनीफाइड, वेरी गुड। ठीक है, क्लियर। अब एक्स को किस चीज का इंडेमनीफाई किया है ए ने, कि तू वाई पर केस कर, अगर तेरा कुछ भी नुकसान हुआ तो मैं दूंगा, और हो गया नुकसान, 10,000 रुपए का कंपनसेशन फिक्स कर दिया कोर्ट ने, कि एक्स को वाई को 10,000 रुपए का कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आते फिक्स हो गया ना, तो अब ये 10,000 रुपए किसको देने पड़ेंगे, ए किसको देगा, एक्स किसको देगा। समझ गए, क्लियर है। कब कब देने पड़े, जब फिक्स हो गया कि कोर्ट ने ऑर्डर ही दे दिया एक्स को कि 10,000 रुपए कंपनसेशन के रूप में वाई को जमा करवा दो। अब फिक्स हो गया ना 10,000 रुपए करवाने, तो हु विल बी लाइबल फॉर एक्स, ए, एंड हु विल बी लाइबल फॉर वाई, एक्स। क्लियर, तो पढ़ लो इसको। हैज द लॉस हैज बिकम सर्टेन, एक्स में क्लेम द अमाउंट ऑफ लॉस फ्रॉम ए एंड पास इट टू वाई। ठीक है, ये बताया मैंने भी। क्लियर है, समझ में आ गया। तो कब लाइबिलिटी अराइज होती है इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में इंडेमनीफायर की, व्हेन इट बिकम्स एब्सोल्यूट एंड सर्टेन। एब्सोल्यूट का मतलब होगा, देना ही पड़ेगा, और सर्टेन का मतलब अमाउंट फिक्स हो जाना। ठीक है, जब ये दोनों चीज हो जाएगी तभी इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी अराइज होगी। क्लियर है, समझ में आ गई बात, सिंपल एकदम। चलो वेरी गुड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अपन पढ़ेंगे कल। अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आपको पढ़ाया, मैं एक बार हल्का हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब होता है एक व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति को खुद की गलती की वजह से, मतलब प्रोमिजर की गलती की वजह से या किसी और पर्सन की होने वाली गलती की वजह से जो भी लॉस होता है उस लॉस से बचाने का, या उस लॉस को रिकवर करके देने का, या उस लॉस को कंपनसेट करने का अगर प्रॉमिस करता है, तो प्रॉमिस करने वाला व्यक्ति इंडेमनीफायर कहलाता है, और प्रॉमिस ही कहलाता है इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनीफाइड। क्लियर, ठीक है। जो जितने भी अपन इंश्योरेंस वगैरह के एग्जांपल देखते हैं उनमें मरीन इंश्योरेंस या जो भी आपका फायर इंश्योरेंस वगैरह होते हैं वो सब किस में आते हैं, इंडेमनिटी के अंदर आते हैं। लेकिन जो लाइफ इंश्योरेंस है वो कवर नहीं होता, क्योंकि लाइफ की वैल्यू करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई भी केस वगैरह डिफेंड किया जा रहा है इंडेमनीफायर के इंडेमनिटी होल्डर के द्वारा,
या फिर सामने वाले पर केस किया जा रहा है और वो किसकी परमिशन से किया जा रहा है, इंडेमनीफायर की परमिशन से, तो उस केस में जितने भी डैमेजेस है वो, जो भी कॉस्ट लगेगी वो, और अगर कॉम्प्रोमाइज किया जाता है किसी केस के अंदर तो कॉम्प्रोमाइज के पैसे सब कौन देगा, इंडेमनीफायर देगा। ठीक है, इंडेमनीफायर की लायबिलिटी कब अराइज होती है, जब इट बिकम्स एब्सोल्यूट एंड सर्टेन। जितने भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स होते हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के एसेंशियल्स होने चाहिए। बस ये मोटा मोटी ये सब पॉइंट अपने डिस्कस किए हैं। अब कल आप लोग पढ़कर आओगे, ठीक है ना। अगर किसी के पास मॉड्यूल या बुक नहीं भी है तो भी ऑब्वियसली आपके पास इंस्टीट्यूट के साइट से पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन है, तो वहां से डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़कर सब आओगे कल यहाँ तक, क्लियर, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, पढ़कर सब आओगे। दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, सुना है गए, नहीं सुना, जमा नालायक हो क्या, सुना ही होगा यार कभी तो, यार ऐसे मत करो, हाँ ही कर दो, झूठ हाँ कर दो, बोला हाँ सर सुना, बता दूंगा मैं क्या होता है। मतलब कि अगर एक बार चोट लग जाए ना तो संभल कर चलना चाहिए, और मैं आप लोगों को इशारों में बोल रहा हूँ क्या मतलब है उसका। और जो 4 बच्चे नए बैठे ना यहाँ पर, घबराने की जरूरत नहीं है, पास भी हुए बहुत सारे, ठीक है ना। चलो ठीक है, कल मिलते हैं, बाय।